गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप गंगवाल मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग राजस्थान की सरकारी योजनाएं पढ़ रहे थे और काफ़ी सारी योजनाएं, विकास कार्यक्रम जो है अब तक हम पढ़ चुके हैं। जिसमें महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा मैं आपको कि हम भामाशाह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, और पेंशन योजनाओं के अंदर मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना एंड जो है काफ़ी सारी योजनाएं पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में मैं आगे की योजनाएं पढ़ाना चाहूँगा आपको। आज मेरा टॉपिक राजस्थान की योजना ही है, लेकिन मैंने एक नया वर्ड यूज किया है, फ्लैगशिप कार्यक्रम। ये फ्लैगशिप कार्यक्रम क्या है? फ्लैगशिप कार्यक्रम का मतलब ये है कि राजस्थान की कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान सरकार की कल्याणकारी और समाज के लिए जो लाभकारी योजनाएं हैं वो फ्लैगशिप योजनाओं में आती है। कि राजस्थान की जनता को जो है वो अधिक से अधिक लाभ मिले, वो योजनाएं फ्लैगशिप योजना में आती है। लोक कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी है वो जो है वो फ्लैगशिप योजनाओं में आएगी। इसके लिए 9 विभाग हैं और 9 विभाग 19 योजनाएं चला रही है। तो 9 विभागों की 19 योजनाएं जो है वो फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर आएगी। यहाँ पर आप नोट कर लें, 9 विभागों की 19 योजनाएं, 9 विभाग की 19 योजनाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, ठीक है। और इसमें आज मैं एक आपको महत्वपूर्ण योजना बढ़ाने वाला हूं, वो है सारथी योजना। सारथी रथ का वाहक जो होता है उसे कहते हैं। और यहाँ सारथी का मतलब है महिला सशक्तिकरण से। महिला सशक्तिकरण क्या है भाई? कन्याओं या लड़कियों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए या अपना स्वयं का बचाव करने के लिए उन्हें जो है विद्या, जो कला आती है, वो सारथी योजना में शामिल होगी। उन्हें सिखाने का कार्यक्रम क्या है वो इस योजना में हम देखेंगे। योजना की शुरुआत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर की थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी 2018 से योजना शुरू करी है। इसका मतलब 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर योजना शुरू करी है और बालिकाओं के लिए है, इसलिए स्पेशली इसको बालिका दिवस पर शुरू किया गया है ना। उद्देश्य क्या है योजना का? उद्देश्य है सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरी चीज, लड़कियों को, कन्याओं को सेल्फ डिफेंस यानी कि स्वयं का बचाव करने के लिए जूडो, कराटे और इससे संबंधित दांवपेच सिखाना, ताकि किसी भी परिस्थिति में इनका मुकाबला किसी से भी हो तो ये अपना स्वयं का बचाव जो है स्वयं कर सके, किसी पर निर्भर नहीं रहे कि कोई आएगा हमको बचाएगा। ऐसी कंडीशन आएगी तो स्वयं का बचाव सबको आना चाहिए। इसके लिए सरकार क्या कार्यक्रम चला रही है? सरकार ने सबसे पहले शुरुआत करी है भैया जयपुर जिले से, यानी कि जयपुर और बांसवाड़ा जिले की 10वीं एवं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली, वो भी केवल सरकारी विद्यालय। सरकार की योजना है, सरकार चाहती है सरकारी विद्यालय या सरकारी विभागों को अधिक से अधिक मौका मिले।
तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली 10वीं एवं 12वीं की बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, इसे बोलते हैं आप सेल्फ डिफेंस को आत्मरक्षा। आत्मरक्षा के लिए उन्हें जूडो एवं कराटे सिखाए जाए, दाव पेच सिखाए जाए, कई सारे जो है स्टंट सिखाए जाए, जिससे कि वो किसी भी परिस्थिति में उनका मुकाबला कर सके और किसी को बुलाना नहीं पड़े कि मुझे बचाइए। इसके लिए सरकार जो एक वृहद स्तर पर कार्यक्रम चला रही है। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तब सरकार ने 1 लाख बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया। सरकार अब ये कह रही है कि हम लोग प्रति वर्ष 1-1 लाख बालिकाओं को इस तरह का प्रशिक्षण देंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बने, आत्मरक्षा, खुद की रक्षा स्वयं कर सके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसे आप अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लेंगे। सारथी योजना के बाद मैं आपको नई योजना बढ़ाने वाला हूँ। देखिए, महिला सशक्तिकरण की काफी सारी योजनाएं हैं और वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आने वाले पटवार, कांस्टेबल, रीट एग्जाम में इन योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। योजना जो है, यदि उद्देश्य सहित हमें याद होगी, पूरी की पूरी योजना याद होगी, तो किसी भी प्रकार का प्रश्न बन जाए हम उस प्रश्न का आंसर देने में सक्षम होंगे और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का हम आंसर देंगे, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो आप प्रत्येक प्रश्न या प्रत्येक सब टॉपिक को जो है वो सीरियसली लें, सिंसियरली पढ़ें इसको और आपकी तैयारी को पूर्ण करें। सारथी योजना के बाद अगली योजना मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो योजना शिशु लिंगानुपात को बढ़ाने से है। शिशु लिंगानुपात, क्योंकि शिशु लिंगानुपात में वृद्धि होगी तो वयस्क लिंगानुपात में ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाएगी और इसलिए आवश्यक है कि महिलाओं या लड़कियों को बचाने के लिए पुरुष और महिला का अनुपात जो है वो समान करने के लिए सरकार बालिकाओं को बचाने के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम चलाए। उन्हें जन जागरूकता कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यदि लोग जागरूक होंगे, लोगों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन होगा, वो लड़का व लड़की में अंतर नहीं करेंगे, तो काफी हद तक शिशु लिंगानुपात में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, यदि लिंगानुपात बराबर होगा तो महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे, समाज में जो है वो समानता के अवसर मिलेंगे और लोग जो है या हमारे कह सकते हैं कि देश का एक समायोजित रूप से विकास होगा। यदि हम देश का विकास समायोजित रूप से चाहें तो जो पोजीशन लड़कों की है या जो पोजीशन पुरुष वर्ग की है वो स्थिति महिलाओं की भी हो। हम जानते हैं कि हमारा समाज शुरू से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन वो स्थिति धीरे धीरे बदल रही है और महिलाओं को हर क्षेत्र में अवसर मिल रहा है और महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक महिला घर संभालने के अलावा देश संभालने का काम कर सकती है, ये आप अच्छी तरह देख रहे हैं। आज के वर्तमान समय में कैबिनेट स्तर पर कई महिलाएं जो है वो इम्पोर्टेंट पद पर बैठी हुई है। कई महिलाएं आईपीएस ऑफिसर है, कई महिलाएं आईएएस ऑफिसर है और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं। ठीक है, और कई देशों में तो है हमारी उच्चायुक्त जो है वो महिला ही है। तो आज जो महिला को आप कमजोर नहीं समझे और महिलाओं के उत्थान में पूरा सहयोग करें। योजना पढ़ने वाले हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचेगी और बेटी पढ़ेगी, पढ़ी लिखी बेटी हमारे देश के विकास में ज्यादा सहायक है, बजाय कि अनपढ़ महिला या अनपढ़ लड़की जो है वो नहीं जानती है कि देश का विकास कैसे होने वाला है या मैं अधिकतम योगदान कैसे करूं ताकि मेरे देश को जो है वो लगातार विकास मिल सके। इसलिए ये योजनाएं हमारे समाज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योजना की शुरुआत राजस्थान में कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे भैया राजस्थान के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले से। लिंगानुपात दो प्रकार के होते हैं, शिशु लिंगानुपात और वयस्क लिंगानुपात। तो वयस्क लिंगानुपात के अनुसार तो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है
और सबसे अधिक डूंगरपुर का है। लेकिन शिशु लिंगानुपात के अकॉर्डिंग सबसे कम लिंगानुपात श्री गंगानगर का है, इसलिए इस योजना की शुरुआत जो है वो श्री गंगानगर से करी है। तो 22 जनवरी 2015 को योजना की शुरुआत श्री गंगानगर से की है। प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी द्वारा, ठीक है। और शुरुआत जब गंगानगर से करी है उस समय राज्य के अन्य 9 जिले भी जोड़े गए। यानी कि कुल मिलाकर 10 जिलों में शुरुआत करी। पहला गंगानगर है। 9 अन्य जिले हम कैसे याद करेंगे? देखिए, राजस्थान में संभाग कितने हैं भैया? 7 संभाग है। 7 में से 2 संभाग याद कर लीजिए, एक गंगानगर याद कर लीजिए, 10 ही जिले हो जाएंगे। एक जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुंझुनू, है ना। जबकि भरतपुर संभाग, राजस्थान का सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर संभाग। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग भरतपुर संभाग। सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग भरतपुर संभाग। जिलों की संख्या कितनी है इसमें? 4। पूर्व ले लेते हैं। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं करौली पहला गंगानगर, दूसरा जयपुर, तीसरा दौसा, चौथा सीकर, 5वां अलवर, छठा झुंझुनू, ठीक है। 7वां भरतपुर, 8वां धौलपुर, 9वां सवाई माधोपुर, 10वां करौली। ये 10 जिलों के नाम याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि शुरुआत कितने जिलों में हुई है और कौन कौन से जिलों में हुई है, ठीक है। तो जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और गंगानगर। जयपुर के 5, भरतपुर के 4, 5 और 4 9, 9 और 1 10। गंगानगर किस संभाग में आता है? गंगानगर जो है वो बीकानेर संभाग में आता है, ठीक है। इसके बाद 4 जिले और जुड़े हैं, उनके नाम भी हमें याद करने हैं। 2016 में राज्य के 4 जिले और जोड़े। इनके नाम क्या क्या है? इनके नाम है जोजे हटो, जोजे हटो, जो से जोधपुर, जे से जैसलमेर, है से हनुमानगढ़ और टो से टोंक। जोजे हटो, जो से जोधपुर, जे से जैसलमेर, है से हनुमानगढ़, टो से टोंक, ठीक है। जोजे हटो 2015 में 10 जिलों में शुरुआत करी थी। 16 में 4 जोड़े, 10 और 4 कितने होते हैं? 14। जब राजस्थान में कुल मिलाकर 33 जिले हैं तो 14 में ही क्यों योजना चलाई? क्योंकि 14 जिले ऐसे हैं जहां लिंगानुपात बहुत कम है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, इस योजना के बाद राजस्थान में लिंगानुपात की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। और हनुमानगढ़, गंगानगर, धौलपुर, झुंझुनू, इनमें इतना कम लिंगानुपात था, आज यदि देखें तो लिंगानुपात बहुत अधिक बढ़ चुका है और जो है ये विकसित राज्यों की श्रेणी में आ चुका है। विकसित मतलब लिंगानुपात की समानता हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर महिला शिक्षा को और बढ़ावा मिल रहा है। यदि महिलाएं शिक्षित होगी तो राज्य का निश्चित रूप से विकास होगा। इसलिए लिंगानुपात को बढ़ाना जरूरी है और लड़कियों को पढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। लड़की असाक्षर नहीं चाहिए, हमें साक्षर चाहिए। साक्षर महिलाएं देश और राज्य का
कल्याण करेगी। लिंगानुपात की बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि जब योजना शुरू हुई थी तो राजस्थान में झुंझुनू का लिंगानुपात था 857, वो बढ़कर हो चुका है 937। काफी सुधार हुआ है। सर्वाधिक सुधार हनुमानगढ़ में हुआ है। हनुमानगढ़ में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी 837। मैं शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा हूं, जो बढ़कर 952 हो चुकी है। ठीक है, तो 63 और 52, 115 महिलाएं 1000 पर 115 बालिकाओं का जन्म बढ़ा है। तो ये काफी अच्छे संकेत हैं। और भी कई जिलों में काफी सुधार हो रहा है। और यदि इसी तरह योजना चलती रही तो राजस्थान का विकास जो है वो तय है। एक बात ध्यान रखना, इस योजना से राज्य के लोगों की सोच में काफी सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। काफी सकारात्मक परिवर्तन आया है। ठीक है, तो अगर यदि जनता के सहयोग से सरकार कार्य करेगी तो निश्चित रूप से जो है सरकारी योजनाओं का कल्याणकारी कामों में सहयोग मिलेगा और इससे निश्चित रूप से राजस्थान का जो है वो अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल होना तय है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एक महत्वपूर्ण बात बतानी है आपको, किसी भी बड़ी योजना में एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, वो योजना का प्रचार प्रसारक होता है। इनसे योजनाओं को जो है आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। और जब शुरुआत हुई थी, इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था दिया कुमारी को। दिया कुमारी राजकुमारी है या राजघराने की है। ये तत्कालीन सवाई माधोपुर की विधायक थी और इनके नियम से जो है काफी योजना को जो है वो अग्रेसन मिला है और योजना में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। इस योजना को जो है वो आप अच्छी तरह दिमाग में सेट कर ले, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाने जा रहा हूं मैं आपको दोस्तों, वो योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना में प्रश्न पूछ भी चुके हैं और आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछ भी सकते हैं। योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राजस्थान के गरीब तबके को, जो कि जांच या दवाइयां लेने में सक्षम नहीं है या चिकित्सा सुविधा से महरूम है, उन्हें लगातार अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिले या यूं कहें उन्हें निशुल्क सुविधाएं मिले। ये होना जरूरी भी है। क्योंकि यदि लोग बीमार होंगे, वो टाइम पे ठीक नहीं होंगे या उनका मेहनत का पैसा सारा इलाज में खर्च हो जाएगा, तो उनका जीवन यापन अच्छी तरह कैसे हो पाएगा। यूं कह सकते हैं राजस्थान की सरकारी योजनाएं जो है इसको बढ़ाने में सक्षम है। योजना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इस योजना का उद्देश्य है, पहले शुरुआत बताता हूं मैं आपको। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत गांधी जयंती पर हुई थी। गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 2011 को तत्कालीन सीएम चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में शुरू हुई थी। सरकार क्या चाहती है कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है,
उसे निःशुल्क दवाइयाँ मिले, उसे निःशुल्क दवाइयाँ मिले। और सरकार चाहती है कोई भी व्यक्ति दवाई के अभाव में बेमौत ना मारा जाए। यदि परिवार का मुखिया किसी गंभीर बीमारी के कारण मर जाता है, परिवार जो है वो अनाथ हो जाता है, उस परिवार का 100% जो व्यक्ति जो होना चाहिए जीवन यापन करने के लिए या उनका आर्थिक सपोर्ट जो होता है वो मुखिया में के रूप में ही होता है, और वही नहीं बचेगा तो उस परिवार का क्या होगा। तो यदि चिकित्सा सुविधा अच्छी होगी तो जो है लोगों को काफी हेल्प मिलेगी, और जनता अगर स्वस्थ रहेगी तो जहाँ स्वच्छता है, जहाँ स्वच्छता है वही डेवलपमेंट है। इसलिए सरकार इस प्रकार की योजनाएं चला रही है। जब शुरुआत हुई थी तब सामान्य बीमारियों का ही इलाज या सामान्य बीमारी को ही दवाएं इसमें उपलब्ध थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, गुर्दा संबंधित रोग, इसके अलावा डायबिटीज या मधुमेह, ब्लड प्रेशर और भी कई सारी बीमारियां इसमें शामिल की गई है। इनकी दवाइयां भी इन्हें जो है वो बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है ना। तो इस योजना के द्वारा राजस्थान लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और योजना बहुत आवश्यक है। और उससे बड़ी बात, इस तरह की योजना लागू करने के कारण राजस्थान का नाम अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। और एक चीज बता दूं, इसकी प्रतिवर्ष रैंकिंग जारी होती है और पिछले 4-5 सालों से हमारी एक अच्छी रैंकिंग बनी हुई है। और जब शुरुआत हुई थी उस समय रैंकिंग खराब थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से राजस्थान इस क्षेत्र में नंबर 1 बना हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसा ही होगा, और भी कई इंप्रूवमेंट होने हैं वो होंगे। राजस्थान पहले बीमारू राज्यों की श्रेणी में था और यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं जो है इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से इस प्रकार की योजना आई है राजस्थान के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में गरीब लोगों या यूं कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क दवाइयां मिल रही है, और जो है उन्हें निःशुल्क जांचें भी करवानी जो है वो सरकार की सहायता से हो रही है। वो हम आगे की योजना में देखेंगे। निःशुल्क दवा योजना के बाद निःशुल्क जांच योजना भी है, उसकी तारीख और उसके बारे में भी पढ़ना आवश्यक है। देखते हैं आगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको योजनाएं अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। भाई, दवाइयों के अलावा टेस्ट कराने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। मैं एग्जांपल लेता हूं डायबिटीज का। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, आज प्रत्येक 5 में से एक व्यक्ति की जांच कराई जाए तो वो डायबिटीज का रोगी मिलता है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज है। तो यदि डायबिटीज की व्यक्ति जांच नहीं कराएगा तो उसे कैसे पता पड़ेगा मुझे डायबिटीज है। और डायबिटीज है तो उसका इलाज यदि समय पर शुरू कर दिया गया तो काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है, लेकिन वो जांच नहीं करवाता है और इस बीमारी को जो है वो आगे यानी 3rd स्टेज में चली जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती है। तो फिर जो है व्यक्ति के घाव बढ़ना बंद हो जाते हैं और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में उसकी मृत्यु हो जाए। इसलिए बीमारियों का समय पर पता लगाना जरूरी होता है और उसके लिए सरकार इस तरह की योजना चला रही है। योजना की शुरुआत हुई थी इसकी विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर और वो आता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 2013 को योजना शुरू हुई थी। योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में
सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क हो, और इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रही है। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा मैं आपको, जितना पैसा दवाइयों में खर्च नहीं होता है उससे ज्यादा पैसा जांचों में खर्च होता है। और जांचें किस प्रकार की? ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट, जिसे मैं डायबिटीज कह रहा हूं, मधुमेह जो रोग है, ठीक है। इसके अलावा किडनी टेस्ट, एक है सोनोग्राफी, इसके अलावा एक्सरे, इसके अलावा और भी कई प्रकार की जांचें हैं, उसमें हजारों रुपया जो है वो खर्च हो जाता है। लेकिन गरीब व्यक्ति जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है वो इस तरह की जांचें जो है वो कराने में सक्षम नहीं होता है, या अगर वो कराता है तो वो जमीन जायदाद या बढ़िया से पैसे उधार लेके करवाता है, तो उसका जो है काफी ज्यादा पैसा जो है वो इन जांचों में खर्च होता है। तो सरकार चाहती है हर व्यक्ति को निःशुल्क जांच मिले, इसलिए इस प्रकार की योजना सरकार लगातार रूप से चला रही है। काफी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी दोनों जांचें, निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना, दोनों ही आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट दिमाग में रख ले। जांच योजना की बात करें तो 7 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी, और निःशुल्क दवा योजना की बात करें तो वो 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी। आप लोगों ने जनधन योजना के बारे में सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने वन धन योजना के बारे में नहीं सुना होगा। जनधन योजना केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करी है, लेकिन वन धन योजना राजस्थान सरकार की योजना है, और योजना राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी ने शुरू करी है। वन धन योजना, और वास्तव में वन धन योजना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या योजना है कि वन भी जो है धन ही है। यदि वनों का बचाव किया जाए तो पर्यावरण की रक्षा होगी, हमारी रक्षा होगी, और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा होगी। इसलिए जो है वनों को बचाना महत्वपूर्ण है, और वनों के आसपास के लोगों को रोजगार देने की योजना है। योजना क्या है, बात करते हैं। उद्देश्य, वनों का संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा, नंबर 3 राष्ट्रीय अभयारण्य एवं अन्य अभयारण्यों के आसपास के लोगों को पर्याप्त रोजगार के अवसर देना। योजना के अंतर्गत क्या कहा गया है कि एक राष्ट्रीय अभयारण्य जो है, जैसे मैं बात करूं केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है भैया? ये भरतपुर के अंदर है। इस अभयारण्य के चारों ओर 2 किलोमीटर की परिधि में 2 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिले। ये चाहे तो वहां पर रेस्टोरेंट खोले, ये चाहे तो भोजनालय खोले, गेस्ट हाउस खोले, बाइक या कार रेंट की सुविधा शुरू करें,
इनमें से किसी भी प्रकार की सुविधा शुरू करें तो सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। और इस योजना में जो है ज्यादातर लोगों को रोजगार के अवसर देने की बात कही गई है। भाई रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, पर्यटन के अवसर भी होंगे, लोग वहां जाएंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। इसलिए सरकार चाहती है कि वनों का डेवलपमेंट हो। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय अभयारण्य हैं? तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय अभयारण्य हैं और उसके अलावा अन्य जो अभयारण्य हैं उनके आसपास के सारे अभयारण्यों को बचाने की योजना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको योजनाएं अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो योजनाओं से संबंधित या करंट अफेयर से संबंधित तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जो कि कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास कोचिंग करने का पैसा नहीं है, वो घर बैठकर इस जो परिस्थिति बनी हुई है, बहुत जो है वो भयानक परिस्थिति बनी हुई है, जिसमें न तो लोगों के पास रोजगार है न पैसा है। तो इस परिस्थिति में वो कोरोना का जमकर मुकाबला करें और मेरी क्लासेस का जो है अधिक से अधिक लाभ लें। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस में काफी महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाने वाला हूं, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।